की कैरेक्टरिस्टिक्स तक समझ लिया लेक्चर को। अब अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पार्टनरशिप डीड। बेसिकली ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। फर्दर एडवांटेजेस और या मेरिट्स और डीमेरिट्स या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप होंगे। इनको आप कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद ही पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएंगी। सो बेसिकली इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या बेहतर समझने के लिए अगर आप पढ़ लेंगे तो इट विल हेल्प यू इन फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स। बट अगेन क्योंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। जी शमून पूछें। सर एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं आप? जी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप जो है ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको पढ़ लीजिएगा एक दफा जब फ्री होंगे। ओके सर। ठीक है। इसमें होगा बेसिकली ये कि जो नुकसानात थे सोल प्रोप्राइटरशिप के वो एक्चुअली पार्टनरशिप के फायदे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें कैपिटल कम था या फाइनेंसिंग कम थी या मैनेजमेंट सिर्फ एक बंदा करता था। पार्टनरशिप में वो चीज़ें क्योंकि चेंज्ड हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, तो इसलिए वो जो नेगेटिव या डिसएडवांटेजेस है सोल प्रोप्राइटरशिप के वो यहाँ पे फायदे होंगे। और इसी तरह जब हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो जो नुकसानात पार्टनरशिप के थे वो कंपनी में किसी हद तक वो एडवांटेजेस में बदल जाएंगे। सो ये बेसिकली इंटरचेंजेबल चीजें ही होती हैं। सो आपने क्योंकि सोल प्रोप्राइटर और के मेरिट्स और डीमेरिट्स डिटेल में पढ़ लिए थे तो ये अंडरस्टैंडिंग इतनी मुश्किल नहीं होगी। सो इसलिए आई वुड एडवाइस कि आप खुद पढ़ लें। फिलहाल आपको यहाँ पे एक स्क्रीन नजर आ रही होगी पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड के हवाले से। ये आज का टॉपिक फर्दर है जो हमने पढ़ना है। बेसिकली पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था कि इट्स अ रिटन और एन ऑरल एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट लॉ। तो जब भी कोई पार्टनरशिप हम बनाने की कोशिश करते हैं तो इसी किस्म का कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। नाउ इट कैन बी रिटन, इट कैन बी वर्बल, अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, बट हमेशा ये प्रेफर किया जाता है दैट इट शुड बी रिटन। क्योंकि अगर कभी भी कोई पार्टनर्स में डिस्प्यूट आ जाता है या कभी भी पार्टनर्स में कोई ऐसी निगोशिएशन आ जाती है जिसपे मुख्तलिफ लोगों के बयानात या मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियंस मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर पार्टनरशिप डीड बनी होगी तो ये आसान होगा कि उस जो भी क्लैश है या जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व किया जा सके। अब पार्टनरशिप क्योंकि लाजमी नहीं है रजिस्टर करवाएं, गवर्नमेंट अलाउ करती है कि अगर आप चाहें तो अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा लें और चाहें तो पार्टनरशिप को अनरजिस्टर्ड रहने दें। तो क्योंकि ये हमें लॉ अलाउ करता है इसलिए एग्रीमेंट का लिखा होना भी जरूरी नहीं है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं करवानी तो। अगर रजिस्टर करवानी है फिर तो कंपलसरी हो जाएगा। बेसिकली पार्टनरशिप रजिस्टर करवाने का मतलब है कि हम उस बिजनेस को और उस एग्रीमेंट को जिस जिसको हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह रहे हैं या जो टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर्स की आपस में फाइनलाइज हुई हैं, एक्चुअली पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने से मतलब है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करवा रहे हैं कि कौन कौन पार्टनर्स थे, कितने लोगों ने कितना पैसा लगाया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या कैसे इन विड्रॉ होंगे पार्टनर्स या कैसे नए पार्टनर ऐड होंगे। सो बेसिकली पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को या पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवाना ही पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना होता है। अब पार्टनरशिप डीड फिर क्या है? बेसिकली जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है तमाम पार्टनर्स के दरमियान, वो एग्रीमेंट को अगर हम लिख लेते हैं तो वही एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड कहलाता है। इसे हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। सो पार्टनरशिप डीड क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे तमाम पार्टनर्स साइन करते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अपनी कॉन्सेंट देते हैं। कॉन्सेंट का मतलब अपनी विलिंगनेस देते हैं। विलिंगनेस देने का एक प्रूफ क्या है कि उन्होंने साइन कर देते हैं। अदरवाइज कैसे प्रूव किया जा सकेगा कि इसने अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया था डॉक्यूमेंट?
सो विलिंगनेस देते हैं अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करने का, उसको साइन करके, कि उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई, जो भी राइट्स, हर पार्टनर के जो राइट्स हैं या ड्यूटीज हैं या लाइबिलिटीज हैं, या उसने क्या काम करना है, कितना पैसा लगाया गया, वो जितनी भी क्लोजेस, कंडीशंस, राइट्स, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज लिखी जाती हैं, जब उसी लिखे गए डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया जाता है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर हो गया? नाउ इसकी जरूरत क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि इन एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट ये जो पार्टनरशिप डीड है ये हेल्प करती है हमें प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप की बेसिस है ये, या फाउंडेशन है, कि जब दो या दो से ज्यादा लोगों के अंदर एक एग्रीमेंट हो रहा है और वो एग्रीमेंट लिखा जाता है, तो ये प्रूव हो जाता है कि कुछ लोगों ने मिल के कोई एक्टिविटी की थी या कोई एग्रीमेंट किया था या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो पहली जरूरत या इंपॉर्टेंस ये हो गई। दूसरा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सब पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या है, जिम्मेदारियां क्या है, लाइबिलिटीज क्या है लिखी जाती हैं, तो ये एक एविडेंस बन जाता है या एक प्रूफ बन जाता है या एक्सप्लेन हो जाता है इसमें कि कौन इंडिविजुअल किस किस काम का रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर तीसरा, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट लिखा गया है, अब डिस्प्यूट होने के चांसेस कम होते हैं। वर्बल बात भूल भी सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है, बट वंस अ थिंग इज रिटन, दैट मीन्स नाउ द एरियाज ऑफ डिस्प्यूट्स आर मिनिमाइज्ड। एंड फोर्थ, कि अगर डिस्प्यूट आ भी जाता है किसी ना किसी बात पे, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जो आपको फर्दर गाइड करेगा, रहनुमाई करेगा कि क्या चीज आपने कैसे डिसाइड की थी और फ्यूचर में कैसे उसको लेके चलना है। तो ये चार बेसिक पॉइंट्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि इन चार बेसिक पॉइंट्स के लिए पार्टनरशिप डीड बना लेनी चाहिए। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कुछ होता है? ईच एंड एवरीथिंग दैट शुड बी डिसाइडेड बिटवीन पार्टनर्स, इट शुड बी रिटन। ये कुछ क्लोजेस कोई 15-16 के करीब बुक में लिखी हुई हैं, जो भी हम डिस्कस भी करते हैं, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या ये सिर्फ क्लोजेस वो नहीं है जो लिखी जाती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई 100 टर्म्स एंड कंडीशंस भी पार्टनर्स में एग्री करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो सारी की सारी लिखी जा सकती हैं। नाउ बिकॉज द पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये कहीं ना कहीं पे रजिस्टर होता है, सो ये हर इंडिविजुअल पर्सन की बजाय प्रेफरेंस होती है कि कोई प्रोफेशनल बनाए, जैसा कि वकील या लॉयर्स। सो नॉर्मली इसको लॉयर्स बनाते हैं, सो दैट के कोई लीगल लकूना ना रह जाए या कोई ऐसी लीगल मिस्टेक ना हो जाए जो बाद में कोर्ट में प्रूव करने में मुश्किल हो। ठीक है, अब जो क्लोजेस या कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड हैं वो कुछ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्या क्या होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में? सबसे पहले नेम एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस। नेम होना चाहिए, देन लोकेशन होनी चाहिए कि ये बिजनेस क्या है या कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसी तरह नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेसेस बहुत सारे हो सकते हैं, टेक्सटाइल का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, एग्रीकल्चर का हो सकता है, कोई एक्सट्रैक्शन का हो सकता है, कोई सर्विस का हो सकता है। सो इतने सारे बिजनेसेस में से आपकी बिजनेस का क्या नेचर है ये उसमें लिखा होना चाहिए। देन हर पार्टनर ने कितना कितना पैसा एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर है, हर पार्टनर 25 मिलियन लगाता है, तो इट शुड बी रिटन सो दैट के इन फ्यूचर अगर कोई लीगल इशू आए तो उसको सॉल्व किया जा सके। इसी तरीके से प्रोविजन ऑफ री इन्वेस्टमेंट। प्रोविजन ऑफ री इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि लेट से एक बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, और प्रॉफिट कमाने के बाद पार्टनर्स एग्री करते हैं कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसकी एक सर्टेन परसेंटेज हमें दोबारा बिजनेस में लगा देनी चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस ग्रो करे, एक्सपैंड हो और फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट हो। सो इसको हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट। कि एक तो पैसा वो था जो एज अ कैपिटल लगाया गया स्टार्ट में बिजनेस को चलाने के लिए, अब उस कैपिटल से बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में से भी कोई, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, 50% वो प्लान करता है कि हम जितना भी प्रॉफिट होगा
उसका 50% दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे, विच इज कॉल्ड री इन्वेस्टमेंट, और बाकी 50% हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एज अ प्रॉफिट। सो अगर ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन लगाई गई है तो ये लिखी होनी चाहिए। देन ड्यूटीज एंड पावर्स एंड ऑब्लिगेशंस, इट्स सिंपल कि हर पार्टनर की क्या ड्यूटी है, क्या अथॉरिटी है, या क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, सो वो भी लिखा होना चाहिए। देन लेंथ और लाइफ ऑफ बिजनेस, मतलब आप पार्टनरशिप बनाते हुए ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये पार्टनरशिप कितनी देर तक चलनी चाहिए। तो हो सकता है आप कह रहे हैं कि आज हम पार्टनरशिप बना रहे हैं तो ये खत्म हो जानी चाहिए बाय द एंड ऑफ ईयर 2022। सो लेट्स से आपने जब पार्टनरशिप बनाई तो प्लान किया कि 2022 में हम इस पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। तो अगर ऐसा कोई प्लान या कंडीशन आपने लगाई है, देन इट शुड अगेन बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। Similarly, the method of distribution of profit and sharing of loss, again the same thing, कि कितना परसेंटेज में प्रॉफिट किस किस पार्टनर को डिवाइड होगा। जैसे हो सकता है कि सब आपस में इक्वली डिवाइड करना चाहें, हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को आप ज़्यादा देना चाह रहे हैं, सो वो रेशो मुख्तलिफ हो सकती है प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंगली। सो जो भी रेशो अग्री होगी या जो भी रेशो पे सब की विलिंगनेस होगी, दैट शुड ऑल्सो बी रिटन। मेथड ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, कि जब एक नया पार्टनर आएगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। जैसे वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि पार्टनरशिप में पार्टनर हमेशा सबकी कॉन्सेंट से ही ऐड हो सकता है। तो एक दफा अगर पार्टनरशिप डीड बनाते हुए आपने प्रोसीजर लिख दिया और उस प्रोसीजर के ऊपर सब ने कॉन्सेंट से, मर्जी से, विलिंगनेस से साइन कर दिए, तो अब इसका मतलब है ये एक प्रोसीजर सेट हो गया। आने वाले वक्त में जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो जो रूल आपने लिखा हुआ था या जिस पे आप सब एग्री किए थे पार्टनर्स, उसके मुताबिक नए पार्टनर को ऐड कर लिया जाएगा। सो ये फायदा होता है कि अगर ऑलरेडी चीजें लिखी हुई हो। जी अरसलान पूछे। अरसलान अमीन, कोई क्वेश्चन है आपका? हादिया सेकंड, आपने हैंड रेज किया था, कोई क्वेश्चन है? सर 8 वाला पॉइंट रिपीट कर दें। 8th वाला, मेथड ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर का मतलब ये है कि पार्टनरशिप जब आपने बनाई थी, लेट्स से तब आप 4 पार्टनर्स मिलके एक बिजनेस करना चाह रहे थे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बिजनेस किया। अब आप एक 5th पार्टनर को ऐड करना चाह रहे हैं या 5th पार्टनर आपके बिजनेस में ऐड होना चाह रहा है, तो उसको ऐड करने का प्रोसीजर क्या होगा ये लिखा होना चाहिए। प्रोसीजर से मतलब ये है कि वो कितना पैसा लेके आएगा। वो आपने ऑलरेडी 2 साल बिजनेस किया है तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ एसेट खरीदे होंगे। वो एसेट जब खरीदे गए थे तो उनकी पैसे या मालियत कुछ और थी, 2 साल के बाद उनकी वर्थ ज्यादा भी हो सकती है। जैसे अगर कोई जमीन खरीदी गई थी, लेट से 2 साल पहले वो 10 मिलियन की थी, तो 2 साल बाद वो 15 मिलियन की हो सकती है। अब 10 मिलियन की दफा आपकी कंट्रीब्यूशन पार्टनर की मुख्तलिफ हो सकती है। और अब अगर एक नया पार्टनर ऐड होना चाह रहा है तो वो कितने पैसे देगा, क्योंकि अब वो पार्टनर है, वो सारे जो एसेट्स हैं उनका भी इक्वली या एक सर्टेन परसेंटेज के अंदर उसका मालिक होगा। तो वो कितनी परसेंटेज या कितनी अमाउंट देगा तो आप उसको एज अ पार्टनर ऐड करेंगे, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होने चाहिए। तो इसको हम कह रहे हैं मेथड ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। इसी तरीके से प्रोसीजर फॉर विड्रॉल ऑफ अ पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाह रहा है तो ऐसी सूरत में क्या होगा। अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाह रहा है तो उसका भी जो प्रोसीजर है, उसको पैसे कब मिलेंगे, किस किस एसेट के अंदर उसका हिस्सा होगा, कितनी परसेंटेज में उसका हिस्सा होगा। सो वो सारी डिटेल्स जो हैं कि अगर कोई पार्टनर छोड़ना चाह रहा है तो कितने कितने पैसे उसको दिए जाएंगे, ये सारा प्रोसीजर या ये सारा मेथड भी लिखा होना चाहिए। Then the next one is the method of valuation on admission or retirement of death of a partner.
आप अकाउंटिंग में गुडविल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। गुडविल सिंपली ये होती है कि आपकी मार्केट की, आपके बिजनेस की मार्केट में वैल्यू क्या है या रेपुटेशन क्या है। जैसे कोका कोला इज अ ब्रांड, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है और एक उस ब्रांड की अपनी नेटवर्थ है, अपनी उसकी वैल्यू है। जैसे आप देखते हैं केएफसी है या मैकडोनल्ड्स है, बेसिकली ये आपको प्रोडक्ट नहीं देते, ना जगह देते हैं, ना स्टाफ देते हैं, वो जस्ट अपना नाम बेचते हैं। जैसे अगर आप केएफसी में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको केएफसी की फ्रेंचाइज खरीदनी है, तो इससे मतलब क्या है कि आप उसका सिर्फ नाम खरीदने के पैसे दे रहे हैं। बाकी जो मटेरियल होगा या लेबर होगी या रेंट होगा उस जगह का, या जो भी कॉस्ट और एक्सपेंसेस होंगे वो आप खुद बेयर करेंगे। सो इसका मतलब है कि हर बिजनेस की एक अपनी गुडविल होती है, उसका नाम होता है और उसके नाम की एक वर्थ होती है। वो कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। सो मेथड, जो भी गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है जब कोई नया पार्टनर आएगा या रिटायर होगा या किसी की डेथ हो जाएगी, ये सारा प्रोसीजर भी लिखा होना चाहिए। अब नए पार्टनर के ऐड होने से गुडविल का ताल्लुक ये है कि क्योंकि आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं और आपने इतनी मेहनत करके अपने बिजनेस का नाम बनाया है, तो एक नया पार्टनर जब आएगा वो स्ट्रेट अवे अगर आपके बिजनेस में ऐड हो जाएगा तो जो नाम आपने बनाया उसमें उसका तो हिस्सा नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर नए पार्टनर से आप वो गुडविल में भी हिस्सा लेना चाहते हैं कि आपने 2 साल काम किया और उसकी बिना पे आपने जो बिजनेस का नाम बनाया, लेट से आज उस बिजनेस का नाम 10 लाख रुपए में बिकता है, तो वो 10 लाख में से कितनी कंट्रीब्यूशन आप नए आने वाले पार्टनर से लेंगे ये लिखा होना चाहिए। इसी तरह जब वो रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है, तो उसने मेहनत करके वो नाम आपके साथ बनाया, तो उसका हिस्सा बनता है या उसकी उसका राइट बनता है कि उस गुडविल में या उस नाम की वर्थ के जितने पैसे हैं वो उसको दिए जाए जो रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो गई है। सो बहरहाल जो भी वो प्रोसीजर है या जो भी वो पार्टनर्स आपस में एग्री करते हैं वो लिखा होना चाहिए। Then 11th is the method of revaluation of asset or liabilities on admission, retirement or death of a partner. Revaluation of asset का मतलब ये है कि आप टाइम गैप के साथ अपने एसेट की जो वर्थ है उसको रीअसेस करवा रहे हैं। जैसे आपने जब कोई एसेट खरीदा था, एक जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, एक लैंड खरीदी या एक बिल्डिंग खरीदी, उसकी वैल्यू 10 मिलियन थी और आप 4 पार्टनर थे, इक्वल कंट्रीब्यूशन थी, तो इसका मतलब है हर एक के पास 2.5 मिलियन आया। अब 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 10 मिलियन से बढ़ के 20 मिलियन हो गई, तो अब वो वर्थ 2.5 मिलियन नहीं रहेगी। अब वो जब आप रीवैल्यू करवा रहे हैं, 10 मिलियन का एसेट जब 20 मिलियन का हो गया, तो अब आपका उसमें हिस्सा 2.5 मिलियन की बजाय 5 मिलियन हो गया, डबल हो गया, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई। अब इसी तरीके से जब भी कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो आपके एसेट, ऑब्वियसली जो छोड़ के जा रहा है वो वही पैसे डिमांड करेगा जो मार्केट वैल्यू है उस टाइम एसेट्स की। वो ये नहीं कहेगा कि अच्छा मैंने 10 साल पहले जो पैसा लगाया था मुझे वापस वही कर दें। वो कहेगा कि 10 साल में जो एसेट बेहतर हुए हैं या जो उनकी वैल्यू बढ़ी है या जो उनकी अमाउंट या वर्थ ज्यादा हुई है उसको रिकैलकुलेट करें और आज की जो मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक मुझे पे करें। सो वो प्रोसीजर क्या होना चाहिए, वो जो भी वैल्यूएशन का मेथड है वो लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर। देन प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, कि अगर आप किसी पार्टनर को जबरदस्ती निकाल रहे हैं कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की वजह से या उसकी वजह से आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो अगर आप उस पार्टनर को निकालना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, इट शुड ऑल्सो बी रिटन। Then arrangements to be followed in case of a partner becomes insolvent. Insolvent means when a partner is not able to meet its liabilities with its assets. यानी कि अब उसकी liabilities ज़्यादा हैं, उसके assets कम हैं और liabilities वापस करने का टाइम आ गया है, या जिसने लोन दिया था वो वापस डिमांड कर रहा है और आपके पास वापस देने के लिए एसेट्स मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत को हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी या डिफॉल्ट कर जाना।
तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऐसी सूरत में उसे कैसे निकाला जाएगा या क्या प्रोसीजर होगा लिखा होना चाहिए। नाउ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपने पढ़ा था कि पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अगर एक पार्टनर पहले से ही इंसॉल्वेंट है या पहले से ही उसके पास पैसे नहीं है कि वो वापस पे कर सके, तो बिजनेस की लाइबिलिटी वो आगे जाके कैसे पूरी करेगा। तो इसलिए जैसे ही कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसे पार्टनरशिप से निकाल दिया जाता है। वो प्रोसीजर क्या होगा ये लिखा होना चाहिए। देन सैलरी इफ एनी पेएबल टू द पार्टनर्स फॉर मैनेजिंग द फर्म। नॉर्मली पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी जाती बल्कि प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है, क्योंकि वो ऑनर है, वही रिस्क रिवॉर्ड ले रहा है, वो एम्प्लॉय नहीं होता बल्कि वो ऑनर होता है। तो ऐसी सूरत में वो पार्टनर प्रॉफिट का हिस्सेदार होता है। बट अगर वो कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, दैट मीन्स के प्रॉफिट तो उसको मिलना ही मिलना है, बट उसके अलावा भी कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके पास, और ऐसी सूरत में वो कोई एक्स्ट्रा सैलरी डिमांड करता है, तो अगर कोई बाकी तमाम जो पार्टनर्स हैं वो एग्री कर जाते हैं सैलरी देने पे, तो वो क्लोज लिखी होनी चाहिए। जैसे 4 पार्टनर हैं, सब ने एग्री किया कि 25% ईच के हिसाब से वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन मिस्टर ए पर मंथ 50,000 एक्स्ट्रा लेगा क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है। अब अगर चारों पार्टनर्स इस पे एग्री कर जाते हैं तो ये क्लोज पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए कि एक इंडिविजुअल को हम एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हैं, ताकि किसी भी वक्त कोई डिस्प्यूट ना आए। द नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एंड अरेंजमेंट फॉर ऑडिट। ये आप अकाउंटिंग में जैसे पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे इनकम स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से भी बनती है, इनडायरेक्ट मेथड से भी बनती है। गुडविल कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं। सिमिलरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीकाकार होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो ये बेसिकली क्योंकि डिफरेंट मेथड्स हैं, आपकी फर्म या आपका बिजनेस कौन सा रूल या कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगी ये लिखा होना चाहिए उस पार्टनरशिप डीड के अंदर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो क्वेश्चन तो आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीजर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। डिसॉल्व करने से मतलब ये है बिजनेस को खत्म कर देना। तो प्रोसीजर क्या होगा अगर आप बिजनेस को खत्म करना चाहते हैं, फर्म को खत्म करना चाहते हैं। और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मींस ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सी लाइबिलिटीज हैं, कहीं पे एक्सपेंस होने हैं, कहीं पे इनकम्स होनी है, और कहीं पे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स थे। तो हर अकाउंट क्लोज होगा, हर अकाउंट का बैलेंस जीरो होगा। अगर लॉस है तो वो बिजनेस पूरा करने के बाद अगर फिर भी कोई लाइबिलिटी बचती है तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के तौर पे हर पार्टनर पूरी करेगा। और अगर प्रॉफिट है अकाउंट्स में तो ऐसी सूरत में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंगस्ट पार्टनर्स। तो वो पूरा फर्म या बिजनेस जब खत्म होगी उसका क्या प्रोसीजर होगा और पूरे अकाउंट्स कैसे सेटल होंगे, इट शुड बी रिटन इन पार्टनरशिप डीड। Then 17th point is arbitration in case of dispute amongst partners. Arbitration कहते हैं जिसको आप कह लें इंटरमीडियरी है या जो सालिस है, जो दो डिस्प्यूट के दरमियान अपना फैसला सुना रहा है या जिसकी बात मानी जाती है। जैसे हम कहते हैं पंचायत लगाना, इसका मतलब है दैट इज एन आर्बिट्रेटर। इसी तरीके से जो कोर्ट्स हैं वो डिस्प्यूट को रिजोल्व करते हैं, सो इट्स एन आर्बिट्रेटर। तो अगर पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो आर्बिट्रेशन कौन करवाएगा ये भी लिखा होना चाहिए। हो सकता है कि वो प्लान वो इस तरह का मोड सेट कर रहे हैं कि लेट्स से 4 पार्टनर्स हैं, 4 में से 3 पार्टनर्स जिस साइड पे होंगे वो एक्सेप्टेबल होगा। सो ये एक तरीका कार है आर्बिट्रेशन का। सेकंड ये है कि किसी कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में या फॉर एग्जांपल किसी भी एक स्पेसिफिक कोर्ट का नाम लिया जाता है कि हम यहाँ पे जाके आर्बिट्रेशन करेंगे अगर कोई डिस्प्यूट आता है। सो वो जो भी रूल्स रेगुलेशन है इट शुड बी रिटन इन पार्टनरशिप डीड।
एंड लास्टली ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट, ऑपरेशन ऑफ द बैंक अकाउंट। अब लेट से कि एक फर्म के 20 पार्टनर्स हैं, तो 20 के 20 चेक अगर कोई बैंक ऑपरेट करना है या बैंक से पैसे विड्रॉ करवाने हैं, तो 20 के 20 पार्टनर्स साइन करेंगे चेक पे, तो फिर वो कैश होगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक तो वो सबके सब इकट्ठे होते नहीं नॉर्मली, एंड सेकेंडली देर इज नॉट एनफ स्पेस ऑन द चेक के जिस पे ये सारा प्रोसेस हो सके। एंड ऑब्वियसली इट्स अ हेक्टिक, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपके बिजनेस के बहुत सारे डिसीजन लेट हो जाएंगे या बहुत सारी पेमेंट्स लेट हो जाएंगी अगर सब पार्टनर्स एट अ टाइम अवेलेबल ना हो। तो नॉर्मली एक फर्म में प्रोसेस ये होता है कि कुछ लोगों को, एक या दो या तीन पार्टनर्स को ऑथराइज कर दिया जाता है जो बैंक अकाउंट को ऑपरेट करें। दैट मीन्स के पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि टोटल 20 पार्टनर्स हैं, बट बैंक ऑपरेट करने के लिए या बैंक का अकाउंट या बैंक किसकी इंस्ट्रक्शन को मानेगा, वो नाम ऑथराइज कर दिए जाते हैं, एक या दो या तीन, और वही डिटेल बैंक को भी बता दी जाती है। देन द बैंक परफॉर्म्स अकॉर्डिंगली। सो ऐसे सिनेरियो में लेट्स से 20 पार्टनर्स ने 3 पार्टनर्स को ऑथराइज कर दिया कि आप 3 बैंक ऑपरेट करेंगे, और यही इंस्ट्रक्शंस बैंक को दे दी। अब चेक के ऊपर सिर्फ उन्हीं 3 ऑथराइज्ड पार्टनर के साइन होंगे, तो बैंक उसको कैश करवा देगा। सो जो भी अकाउंट बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगा, जो भी उसका प्रोसीजर होगा, इट शुड बी रिटन इन पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी। सो यहाँ तक ये कुछ मेन क्लोजेस थी जो हमने डिस्कस की, बट अगेन दिस इज नॉट अ फाइनल लिस्ट। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ अदर पॉइंट्स, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस which can be settled by the partners while making partnership deed. So वो जो भी terms and conditions होंगी, all these should be written in partnership deed, जिसको हम articles of partnership भी कहते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं, या पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी उजैर। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी वालेकुम। आपने कहा कि जो 3 को आपने ऑथराइज किया है, अगर वो ही सिर्फ 3 चेक कैश करवा सकती हैं, और अगर जी जी। कभी वो ना मौजूद हो तो बाकी जो 17 है वो नहीं करवा सकते? ये इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। आप, मैंने तो एग्जांपल दी, आप ये भी दे सकते हैं कि कोई से 3, मतलब 20 पार्टनर्स में से कोई से 3 पार्टनर्स बैंक ऑपरेट करेंगे। सो इस सूरत में बैंक सब पार्टनर्स के सिग्नेचर अपने पास मेंटेन करेगा, और अगर किसी भी 3 पार्टनर के सिग्नेचर्स मौजूद हैं तो बैंक उसको इनकैश कर देगा। या आप ये कर सकते हैं कि मिस्टर ए मैंडेटरी है, उसके साथ कोई से 2 और पार्टनर्स कर दें तो भी चल जाएगा। अब एक के साइन होना जरूरी है, और बाकी 2 कोई से भी हो सकते हैं। सो वो जो भी इंस्ट्रक्शन आपके दरमियान एग्री हुई है, या जो भी इंस्ट्रक्शन आपको लगता है, या जो भी पार्टनर आपको लगता है कि अवेलेबल होगा या बेहतर है इस बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए, आप उसको लाजमी कर दें और बाकियों को ऑप्शनल कर दें। सो दिस इज पॉसिबल। आप जो भी इंस्ट्रक्शन ओके। सेट करना चाहें आप वो कर सकते हैं, और वही इंस्ट्रक्शन बैंक को देंगे तो बैंक अकॉर्डिंगली उस पर अमल करेगा। जी अजीम पूछें। सर अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा तो क्या वो नया पार्टनरशिप डीड बन जाएगा? मतलब अगर एग्रीमेंट वो पार्टनर्स जो हैं वो एग्री हैं तो। जी बिल्कुल, अगर तो सब एग्रीड है और वो कोई भी क्लोज चेंज करना चाहते हैं, या उन्होंने एक पार्टनरशिप डीड बनाई थी, वो पार्टनरशिप डीड लेटर स्टेज पे 2 साल बाद अब वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं, बट कंडीशन इज सेम कि सब पार्टनर उस पर म्यूचुअली एग्री होंगे तो वो चेंज होगा। सर लेकिन कोर्ट उनको कोई आर्ग्यू तो नहीं करता कि आपने पहले क्यों नहीं फुलफिल की जो पहली वाली जो थी वो? नहीं, अगर तो वो लीगल है कोई भी चेंज, तो कोर्ट का इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये जो फर्म रजिस्टर होती है, ये रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास रजिस्टर होती है। कोर्ट हमेशा तब इन्वॉल्व होता है जब कोई डिस्प्यूट आता है या कोई केस लेके कोर्ट में जाता है। सो अगर कोई भी लीगल चेंज आप अपनी पार्टनरशिप डीड में करना चाह रहे हैं, तो उसकी एक एप्लीकेशन होती है, एक प्रेस्क्राइब्ड फीस होती है, वो आप फीस जमा कराएं, जो भी चेंज आपने करना है वो चेंज करें और रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। सो इसके ऊपर किसी को कोई इतराज नहीं है। हाँ, वो चेंज लीगल होना चाहिए।
नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने पहले फुलफिल ही नहीं की, वो मतलब उनके अंदर डिस्प्यूट चल रहा है इस टाइम, तो क्या कोर्ट उनको प्लेंटी भी कर सकता है ना? नहीं, डिस्प्यूट वो कोर्ट खुद से तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना, कोर्ट के पास कोई ना कोई केस लेके जाएगा डिस्प्यूट का। जी अब सर। कोर्ट आर्ग्यूमेंट सुनेगा उसके ऊपर। अब डिस्प्यूट अगर म्यूचुअली सब रिजॉल्व करना चाह रहे हैं या सब म्यूचुअली अग्री कर जाते हैं कि इस पॉइंट की वजह से डिस्प्यूट था, अब हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल कोर्ट को उस पर कोई इतराज नहीं होगा। ठीक है सर। जी, एनीथिंग एल्स?